अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, अच्छे से रखे, खुश रखे। हम आज पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन लॉन्ग रन अंडर, ठीक है ना, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आज इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। यानी परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो होती है लॉन्ग रन टाइम पीरियड में उसका इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्रक होता है, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, और क्या लॉन्ग रन टाइम पीरियड में एक फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है, या फिर एक फर्म जो है वो लॉन्ग रन टाइम पीरियड में अंडर परफेक्ट कंपटीशन उसको लॉसेस हो सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। लॉन्ग रन टाइम पीरियड को डिफाइन करने से पहले थोड़ा बहुत शॉर्ट रन टाइम पीरियड के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने देखा या हम ये जानते हैं कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर फर्म उसके जो कास्ट्स होते हैं या उसका जो प्राइस होता है वो डिफाइन होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि फर्म उस कंडीशन में नहीं होती है कि वो अपने साइज को चेंज कर सकती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं और मिनिमम फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। इसलिए फर्म जो है उसके पास ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो इंडस्ट्री को एग्जिट कर सके या क्विट कर सके, या नई फर्म्स जो हैं वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंडस्ट्री में इन नहीं हो सकती हैं, वो एंट्री नहीं कर सकती हैं। इसके बरक्स अगर हम लॉन्ग रन टाइम पीरियड की बात करें तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर फर्म्स जो है वो सब कुछ बदल सकती हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि फर्म्स को ये फ्रीडम होती है वहां पर, या फर्म्स जो है वो फ्री होती हैं, चाहे वो लेबर को बदलना चाहे, चाहे वो टेक्नोलॉजी को बदलना चाहे, चाहे वो कैपिटल को, इक्विपमेंट्स को बदलना चाहे, या लॉन्ग रन टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि जो ओल्ड फर्म्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फर्म्स हैं यहाँ पर नई फर्म्स जो है वो एंटर कर सकती हैं, या फिर लॉन्ग रन टाइम पीरियड में जो फर्म्स हैं वो इस फॉर्म ऑफ मार्केट में रहकर इंडस्ट्री को छोड़ सकती हैं, वो एग्जिट कर सकती है। मतलब लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर कोई चीज फिक्स्ड नहीं रहती है, ठीक है ना। और हम यूं कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में एक फर्म जो है उसके साथ हर कोई चीज बदलना जो है वो मुमकिन है, ठीक है। लेकिन जब हम परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म पढ़ते हैं तो यहां लॉन्ग रन में एक फर्म जो होती है वो बिल्कुल एज ए प्राइस टेकर ही होती है शॉर्ट रन की तरह। यानी यहां पर भी उसको प्राइस अडेप्ट करना होता है, और प्राइस जो है दैट इज डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री। और फिर वो इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिसाइड करती है? वो डिसाइड करती है बाय मार्केटिंग फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहां पर हम जब इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है ना, तो हम यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से हम कहेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है ना, जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होंगी वो क्या होंगी। कंडीशन नंबर 1, ठीक है ना, वो क्या होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, ठीक है। और फिर एक ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कास्ट करो जो है, मार्जिनल कास्ट करो कट्स, ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन ये है, वो ये कि लॉन्ग रन एवरेज कास्ट जो है वो बराबर होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है ना। तो यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कास्ट। जहां पर भी ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट जो है
ये बेसिक कंडीशन होती है, ये प्राइमरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। और फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, तो ये सप्लीमेंट्री कंडीशन कहलाती है। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखने के बाद यहां पर प्रॉफिट्स नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या फर्म को लॉसेस होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू की मदद से, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी तो उस समय ये कंडीशन जहां कहीं पर भी ग्राफ की लैंग्वेज में सेटिस्फाई होंगे, या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में जहां कहीं पर भी ये स्ट्रक होगा, या जहां कहीं पर भी ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी किसी एक पॉइंट पे, तो ग्राफ के अनुसार उस पॉइंट को हम वहां पर क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब इसी चीज को अगर हम यहां पर ग्राफ की सूरत में दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना, देखिए सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे यहां पर इक्विलिब्रियम को दिखा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहां से सिंपली क्या प्राइस को मेजर किया जाता है, ठीक है ना, और यहां से सिंपली किस चीज को, आउटपुट को मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये लोग जानते हैं, या हम सब लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होता है एक फर्म के लिए वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, यानी फर्म जो होती है वो एक्ट करती है एज प्राइस टेकर एंड नॉट एज प्राइस मेकर, बिकॉज प्राइस जो है दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री बाय मार्केटिंग फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये भी जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ए आर बराबर होता है एम आर के और एम आर बराबर होता है पी के, ठीक है ना। अब मसला क्या है कि हमें यहां पर इस्तेमाल करना होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो इस तरीके की होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। चूंकि हम लॉन्ग रन टाइम पीरियड का डिस्कस यहां पर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो इसलिए आप लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लिख सकते हो LMC मींस लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब ये पॉइंट जो है, ठीक है ना, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एक ऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस पर डालेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट जो है इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कह सकते हैं, और ये जो ओ पी है इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस कह सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट का हम नाम ई डाल देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि यहां पर जो पहली कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, वो इस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रहा है। और फिर जो सप्लीमेंट्री कंडीशन है वो ये कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, तो ये बात भी यहां पर सही है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट कर रही है किसको, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट्स जो हैं, यानी दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही है इस पॉइंट पर, तो इसलिए हम ई को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन हमने यहां पर क्या बता दिया कि एक और चीज से हम इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं, या जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं उसके लिए एक और कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि ए आर इज इक्वल टू ए सी। चूंकि हम लॉन्ग रन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करें, यहां पर हम एक कर्व डालेंगे, ठीक है ना, उस कर्व का नाम क्या होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। तो यूं हम यहां से एक कर्व को डाल सकते हैं, दिस विल बी कॉल्ड क्या, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व इसी ई पॉइंट पे एज ए टेंजेंट बन के निकल जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व इस कर्व को इस पॉइंट पर एज टेंजेंट बनकर निकल जाती है।
तो हम जानते हैं कि जो टेंजेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना, वहां पर दो कर्व्स जो है उनका स्लोप आपस में बराबर हो जाता है, या हम दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि वो जो दो कर्व्स जो डिफरेंट चीजों को मेजर करती हैं, चाहे वो कास्ट हो, रेवेन्यू हो या कोई और चीज हो, तो वो बराबर हो जाती हैं वहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ए आर कर्व टेंजेंट हो जाएगी लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व को, तो उस पॉइंट पे लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व बराबर हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू कर्व के, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा यहां पर, सिंपली इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स या इक्विलिब्रियम को हम क्या दूसरे लफ्जों में इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट देयर आर मैक्सिमम प्रॉफिट्स, देयर आर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। या फिर इस पोजीशन को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्म जो है इसके मिनिमम लॉसेस होते हैं, इसके क्या होते हैं, मिनिमम लॉसेस होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब यह हुआ कि ओपी जो है ग्राफ के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक ये इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा, और ओ क्यू जो है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर न्यू फर्म्स जो है वो एंटर कर सकती हैं, ओल्ड फर्म्स जो है वो एग्जिट इंडस्ट्री कर सकती है। तो इसलिए यहां पर ये प्रोसेस होता है और यहां पर एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट होता रहता है। लेकिन फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड में जो एंट्री एंड एग्जिट वाला कैरेक्टर पाया जाता है, उस एंट्री एंड एग्जिट वाले कैरेक्टर की बदौलत लॉन्ग रन में फर्म जो है उसको हमेशा मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स पर ही गुजारा करना पड़ता है, यानी उसके लिए हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यूं कहें कि ये प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, अगर प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, मान के चलो कि एक ऐसी कंडीशन है कि इस वाले कंपटीशन में इस फर्म के पास या इस इंडस्ट्री में काम करने वाली जो फर्म है, ठीक है ना, क्या हो रहा है कि वहां पर उसका एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कंडीशन है जिसको टेक्निकली कहा जाता है कि वहां पर यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, वहां पर सिंपली क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। या इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी सिचुएशन है, जब इंडस्ट्री में ये जो फर्म अपना बिजनेस कर रही है तो उस फर्म का एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, एवरेज कॉस्ट से। अब यहां पर मैंने LAC इसलिए लिखा क्योंकि लॉन्ग रन में हम पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना, यानी फर्म जो है उसको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है पर यूनिट सेल करने से निस्बतन जितना उस पर यूनिट को बनाने में खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स यहां पर बन रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बन रहे हैं, तो उस समय होगा क्या, न्यू फर्म्स जो है वो कंटिन्यूअसली एंटर करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि एंट्री तो फ्री है, ठीक है। तो न्यू फर्म्स जो है वो इन प्रॉफिट्स को देखकर एंट्री करेंगी इस इंडस्ट्री के अंदर। अब न्यू एंट्री से क्या होगा, ठीक है ना, जो भी यहां पर न्यू फर्म्स एंट्री करेंगी, जो भी न्यू एंट्रीज होंगी, ठीक है ना, न्यू एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ फर्म्स, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ न्यू फर्म्स। तो इन द फॉर्म ऑफ न्यू फर्म्स जब न्यू एंट्रीज होंगी वहां पर, तो उससे क्या होगा, उससे यही चीज होगी कि जो सप्लाई है उससे ये चीज होगी कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। न्यू फर्म्स जब एंटर करेंगी तो जाहिर सी बात है कि इस
इंडस्ट्री में जो फर्म्स की संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो जितनी संख्या बढ़ जाएगी उतना तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो यूं कह सकते हैं यहां पर कि सप्लाई ऑफ द गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन साइमल्टेनियसली यहां पर एक और चीज देखने को मिलेगा, जब न्यू फर्म्स एंटर करेंगी इस इंडस्ट्री में तो प्रोडक्शन बनाने के लिए या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बनाने के लिए उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यू फर्म्स के आने की वजह से वहां पर इंटेंसिव कंपटीशन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी हम यूं कहेंगे कि न्यू फर्म्स की वजह से वहां पर क्या देखा जाएगा, इंटेंसिव, ठीक है ना, इंटेंसिव कंपटीशन, इंटेंसिव कंपटीशन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी हम यूं कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फर्म्स आने की बदौलत फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो जब डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी वजह से उनके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और उधर से जब सप्लाई ऑफ गुड्स ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि थंब रूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही कहता है कि जब किसी चीज की मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली अगर उस चीज की डिमांड कम है मार्केट के अंदर तो उस चीज का प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगा। और दूसरा रूल ये भी है कि अगर किसी चीज के प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लग रहे हो तो उस चीज में प्रॉफिट्स बनने की गुंजाइश कम होती है। तो इसलिए इन दो फैक्टर्स की वजह से जो वहां पर वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बन रहे थे वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या कम हो जाएंगे। और कब तक कम होते जाएंगे, जब तक फर्म जो है उसको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो बराबर हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, तब तक नई फर्म्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री में एंट्री करती रहेंगी। और जब एंट्री हो जाएगी तो वहां पर जो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बन रहे थे वो डिवाइड इनटू फर्म्स हो जाएंगे और इस तरीके से वहां पर प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि फर्म जो है उसको रजामंदी दिखानी होगी किस चीज के ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज को अगर हम ग्राफ से दिखाना चाहेंगे तो ग्राफ के माध्यम से भी हम इस चीज को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां से आउटपुट को मेजर किया जाता है, यहां से सिंपली प्राइस, ठीक है ना, प्राइस रेवेन्यू जो भी आप लेते हैं। तो यहां से ये परफेक्ट कंपटीशन है तो जाहिर सी बात है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी, ये वाली कंडीशन यहां पर फिट है, ठीक है। अच्छा, तो अपने को क्या दिखाना है, दिखाना ये है कि इस समय वहां पर ग्राफ के माध्यम से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बन रहे थे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है उस समय क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम यहां पर स्ट्रक होगा क्योंकि ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इस पॉइंट को यहां पर हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर वो सारी कंडीशंस जो है इक्विलिब्रियम के लिए वो सेटिस्फाई हो रही हैं। और फिर अगर हम यहां पर एक कॉस्ट कर्व डाल देते हैं, ठीक है, किस नाम से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ये इस ऑर्डिनेट ओ क्यू को कट कर रही है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो यहां पर रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इस रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं, क्या चीज ये डिनोट करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। आप इनको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं और आप इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये यहां पर E1 आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ टेक्निकली यहां पर, यानी ओ ई जो है, ठीक है ना, ये
क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है, ये रेवेन्यू है, या आप इसको प्राइस बोल सकते हो, और OE1 जो है ये कॉस्ट है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है, ओवर एंड अबव द कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी प्रॉफिट दिस टाइम इज ग्रेटर देन कॉस्ट, सो वी कॉल्ड दिस सिचुएशन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर देयर। लेकिन क्योंकि लॉन्ग रन में एग्जिस्ट हो रहा है, तो नई फर्म्स कंटिन्यूअसली इंडस्ट्री में तब तक एंट्री करती रहेंगी जब तक ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वहां पर डिक्लाइन होकर नॉर्मल प्रॉफिट्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तब तक एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स होती रहेगी। लास्ट वाली कंडीशन में ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, या आप लिख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज सिंपली ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, और आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन है लॉस के लिए। लेकिन जब लॉस वहां पर होगा एक फर्म के लिए, या इस फॉर्म ऑफ मार्केट में जो फर्म्स काम कर रही हैं, अगर लॉस जैसी सिचुएशन वहां पर होगी, तो कुछ एक फर्म्स जो हैं वो इस फॉर्म ऑफ मार्केट को क्विट करेंगी, एग्जिट करेंगी, वो छोड़ देंगी इसको, ठीक है ना। तो उनके छोड़ने से क्या होगा, उनके छोड़ने से ये चीज होगी कि मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और उनके छोड़ने से क्या होगा, जो इंटेंसिव कंपटीशन था वहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ऑफ द गुड्स मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फर्म्स की संख्या कम हो गई, ठीक है ना, और यहां से जो कास्ट है वो थोड़ा कम हो गए, क्योंकि अभी तक इंटेंसिव कंपटीशन था, अब उतना इंटेंसिव कंपटीशन नहीं रहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तो इस बिना पर जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब प्राइसेस इंक्रीज स्टार्ट होना जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या, फाइनली वो कहां पर पहुंच जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के कि ये जो लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग रन टाइम पीरियड में एक फर्म जो होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर कभी भी सिचुएशन बन सकती है वहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की या लॉसेस की, तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स की बिना पर वहां पर, ठीक है ना, वो जो फ्री ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स वहां पर एक कैरेक्टर है, तो उस वजह से क्या होगा कि वो प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होगा, वो माइन्यूट होगा, तो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन पे फिर फर्म को मतलब अटकना पड़ेगा, और फिर इसी तरीके से अगर लॉस जैसी सिचुएशन होगी तो फर्म्स जो है वो एग्जिट करेंगी इस फॉर्म ऑफ मार्केट को, और अगेन वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही एक फर्म को मिलेंगी। तो अगर ये कहलाता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक फर्म जो होती है, तो कौन कौन सी कंडीशंस उस समय सेटिस्फाई होती है जब लॉन्ग रन में अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है। तो पहला ये कि द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट और मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, ठीक है ना। यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, आउटपुट जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है मिनिमम फिजिबल कॉस्ट और जिसको हम बोलते हैं मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कंज्यूमर्स पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस, यानी इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर को जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो मिनिमम प्राइस होता है उसको देने के लिए, ठीक है ना। यानी कंज्यूमर्स हैव टू पे मिनिमम प्राइस, ठीक है ना, मिनिमम पॉसिबल प्राइस। थर्ड, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो वेस्टेज उनका नहीं हुआ होता है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट हम जिसको कह सकते हैं, फुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। चौथा पॉइंट क्या है, फर्म अर्नस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम होता है, वो यही होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस वहां पर सेटिस्फाई होती हैं। और फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल होती है, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जब
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल होती है तो उस समय क्या होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल तो होती है लेकिन वो ग्रेटर होती है किससे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व से, ठीक है ना। और आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, या फिर हम ये कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व राइज होना स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है उस समय क्या होगा कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो ग्रेटर होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो ये कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होती हैं जब हम फर्म ऑफ इक्विलिब्रियम या जब हम एक फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ते हैं इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन टाइम पीरियड। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर सिखाई समझ में आई हुई होंगी। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। बाकी आप सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जब तक मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं तब तक अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।